जी तो बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और फर्स्ट ईयर के आपके लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा लेक्चर वहीं से फिर स्टार्ट होगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आप लोग पढ़ रहे थे, तो पहला आपने टॉपिक पढ़ा आयोनिक सॉलिड्स का। आज हम आयोनिक सॉलिड्स के बाद नेक्स्ट जो सॉलिड्स की टाइप है या क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप है वो है कोवेलेंट क्रिस्टल। यहाँ से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद मेटेलिक हैं, फिर मॉलिक्यूलर हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर सेकंड क्रिस्टल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज कोवेलेंट क्रिस्टल्स। कोवेलेंट क्रिस्टल्स भी कहते हैं इनको। समटाइम ये इनमें ज्यादातर जो क्रिस्टल हैं वो एलिमेंटल होते हैं, एलिमेंटल क्रिस्टल्स होते हैं। और कुछ इसमें सम यानी कि जो हैं वो कंपाउंड्स क्रिस्टल्स भी होते हैं। तो आप कह सकते हो कि ज्यादातर एलिमेंटल हैं और नॉन मेटालिक हैं। अब इन क्रिस्टल्स को कोवेलेंट क्रिस्टल्स क्यों कहा जाता है, यानी इनका कंसेप्ट नोट कर लो। व्हेन नॉन मेटालिक एटम्स, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स अरेंज themselves, यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अरेंज themselves टू क्या, टू फॉर्म अ क्रिस्टल। फिर ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं थ्रू थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इनमें बॉन्ड कौन से बन सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए ये जुड़ जाते हैं। तो फिर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स कहा जाता है। अब इनमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आपको कोवेलेंट क्रिस्टल्स की मिलेंगी। इनमें हमें सबसे कार्बन के क्रिस्टल्स में, यानी जैसे डायमंड जो है ये कार्बन की फॉर्म है, ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है, तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल हैं। फिर उसके बाद जो है सल्फर में आपको पता है रोम्बिक सल्फर जो है ये हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, ये आ गया रोम्बिक सल्फर। या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये, क्योंकि नॉन मेटालिक एलिमेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं, ये बनाएंगे। इसके बाद सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के क्रिस्टल्स हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है फास्फोरस के क्रिस्टल्स हैं। तो ये आमतौर पर जनरली आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो इन क्रिस्टल्स में नॉन मेटालिक, ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट कॉमन क्रिस्टल्स होते हैं। तो इन क्रिस्टल्स में बस सबसे बड़ी बात यह है, कॉमन चीज है कि इनमें एटम तो एक ही एलिमेंट के होते हैं, लेकिन ये आपस में लिंकेज जो बनाते हैं ना, वो कौन सा लिंकेज बनाते हैं, वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड का लिंकेज बनाते हैं। किसका लिंकेज बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का लिंकेज बनाते हैं। अब इसमें हमारे सिलेबस में तो बाकी क्रिस्टल्स का इतना ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं दिया गया, लेकिन इतना जरूर है कि इनमें क्रिस्टल्स में आपको जो मोस्ट कॉमन डायमंड का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम डायमंड की बात कर लेते हैं, डायमंड क्रिस्टल्स की बात कर लेते हैं। तो ये कार्बन की फॉर्म है, यानी कोई अगर आपसे पूछे कि डायमंड क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की एक शक्ल है जिसमें चार कार्बन, कार्बन का एक सेंट्रल एटम होता है और ये अपने ही कार्बन के एटमों के साथ जुड़ता है। और ये फिर यही कार्बन के एटम जो है एक कौन सा यूनिट सेल या छोटा सा क्रिस्टल बनाते हैं। इस क्रिस्टल को आप आमतौर पर क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल यूनिट सेल बोलते हो। हाँ, ये मिलेंगे, बड़ा क्रिस्टल जो है वो तो क्यूबिक बनेगा, लेकिन इसका टेट्राहेड्रल क्या बनेगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है ना, ये किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये बनता है और इसमें फोर साइडेड फिगर्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर आप कोई भी कार्बन उठाओगे तो सारे चार बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें
हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है डायमंड के अंदर, sp3। और यहाँ बॉन्ड एंगल्स ऑलमोस्ट इस डायमंड में 109.5 डिग्रीज तक होते हैं। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है ना दो एटमों के बॉन्ड न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्ड लेंथ, ये तकरीबन बॉन्ड लेंथ जो 1.54 एंगस्ट्रम का होता है। तो इसका मतलब है डायमंड का जो क्रिस्टल है वो कार्बन के 4 एटमों से छोटा सा यूनिट सेल बनता है। फिर यही यूनिट सेल फिर जुड़ते जाते हैं। अब ये जो यूनिट सेल होंगे ये फिर आपस में, ये देखो अब मैं इसको यूं भी बना सकता हूं, ये देखो कार्बन बना दिया, अब एक यूनिट सेल यहाँ पे कार्बन आ गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब ये जो है ना ये वाले ये तीन कार्बन है, ये सेंटर वाला है, ये ऊपर वाला है। अब ये फिर जुड़ेंगे किसके साथ, ये फिर फर्दर जुड़ेंगे, किसके साथ जुड़ते जाएंगे, ये देखें ये फिर अपने नीचे वाले और कार्बन के साथ जुड़ेंगे, फिर उनका आपस में लिंकेज होगा। ये फिर देखो यहाँ से फिर ये इनका स्ट्रक्चर जो है फिर जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये यूनिट सेल्स हैं, ये जुड़ते जाते हैं और यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहरहाल टेट्राहेड्रल यूनिट्स के कंबाइन होते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि ईच कार्बन, हर एक कार्बन जो है इज, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, यानी हाइब्रिडाइजेशन जब बॉन्ड बनेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद ईच यूनिट सेल, यानी सबसे छोटा क्रिस्टल जो है यूनिट सेल ऑफ डायमंड, यानी डायमंड का जो यूनिट सेल है कंटेंस, ये मुश्तमिल होता है 4 कार्बन एटम्स, यानी इसमें कार्बन के टोटल एटम्स कितने होंगे, 4 होंगे, 4 कार्बन के एटम होंगे। और उसके बाद इसमें हर यूनिट सेल में बॉन्ड एंगल्स जो होंगे, बॉन्ड एंगल्स क्या है, किन भी दो बॉन्ड्स के बीच में जो गैप आता है, यानी ईच बॉन्ड एंगल, हर एक बॉन्ड एंगल जो है इन डायमंड इज इक्वल टू, यानी ये इक्वल होता है इसके 109.5 डिग्रीज का। और उसके बाद बॉन्ड लेंथ, यानी अगर हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बिटवीन टू कार्बन, दो कार्बन के न्यूक्लियाई मराकस के बीच में जो गैप होता है इसको बॉन्ड लेंथ कहते हो, सिंगल बॉन्ड जो है। अब ये मुफासला कितना होता है, इज 1.54 एंगस्ट्रम A0 या फिर 154 पिकोमीटर्स या फिर 1.54 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर्स या फिर 1.54 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और इसमें कोई भी किसी भी कार्बन के पास किसी किस्म का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी देयर इज नॉट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज क्या है, प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कोई भी फ्री या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है फिर डायमंड में से हीट या करंट पास नहीं होगा, यानी देयरफॉर फिर हम इसलिए कह सकते हैं कि डायमंड इज क्या है, नॉन कंडक्टर, यानी ये कंडक्टर नहीं है किसका, ऑफ हीट एंड करंट, ना हीट पास होगी इसमें से और ना ही करंट पास होगा। उसके बाद
नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका डायमंड का, यानी इट इज हार्डेस्ट नॉन मेटालिक सब्सटेंस। यानी अगर हमें पूछा जाए हार्डेस्ट सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो, ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट हो, तो ये नॉन मेटालिक जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो क्रिस्टलाइन है चाहे वो नॉन क्रिस्टलाइन है, उसमें हार्डेस्ट यही है। क्यों? बिकॉज क्योंकि इट हैज हाईएस्ट, यानी सब में हाईएस्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इस वजह से ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हार्डेस्ट में काउंट होता है। उसके बाद इट इज मोस्ट ट्रांसपेरेंट, यानी इसका कैरेक्टर ये भी है कि ये सबसे ज्यादा हाईली ट्रांसपेरेंट है। ड्यू टू किसकी वजह से, हाईएस्ट रेफ्रेक्टिव, हाईएस्ट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इनका जो इंडेक्स जो है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं जो आमतौर पर ट्रांसपेरेंसी के मीडियम को जाहिर करता है। जितना रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उतना वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी मीडियम जो है, ठीक है ना, यूं कह सकते हो, ट्रांसपेरेंसी मीडियम को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है और ये तकरीबन 2.4 तक होता है, और इतना हाईएस्ट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं हो सकती। तो ये तो थे डायमंड के बारे में जो कि कोवेलेंट क्रिस्टल है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एक और इसी टाइप का कोवेलेंट क्रिस्टल नंबर 2, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। क्या बोलते हो? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये भी असल में क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, बट किसकी है? कार्बन की, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। अब ग्रेफाइट में कार्बन क्या करते हैं, कार्बन के साथ ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड्स तो बनाते ही हैं रिंग में, ठीक है। फिर इनमें अल्टरनेट क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, यूं बन जाते हैं। और फिर ये देखो हेक्सा, 6 कार्बन का एक यूनिट सेल बनता है, यहां बन गया, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहां पर आ गए, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर इस तरीके से यहां पर आ गए, फिर ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से इनमें कई सिंगल और डबल बॉन्ड्स बनते हैं। तो हर कार्बन जो है ना वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, और ये फिर एक पूरी लेयर बना लेता है ग्रेफाइट। बीच में गैप बच जाता है और इसके बाद फिर एक और इसकी क्या बनती है, लेयर बनती है, और वो लेयर इसी जैसी होती है, बिल्कुल इसी जैसे कार्बन की होती है, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल। हो सकता है ये आपको बोर्ड पे फिर नीचे वाला दिखाई ना दे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये फिर लेयर्स बनती जाएंगी सेम पैटर्न पे, सेम तरीके से ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ ये जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इनका पैटर्न बन सकता है इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग के तौर पे, ठीक है। तो हर ग्रेफाइट के एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये होगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। थोड़ा मैं नीचे आपको दिखा देता हूं, ये देखो, तो ये इसमें ये लेयर बन सकती है, ठीक है, एक लेयर। और इन दो
कई लेयर्स होती हैं, एक जैसे पेज होते हैं बुक्स में, एक पेज फिर दूसरा, अब बीच में गैप होता है और इस गैप को हम कहते हैं इंटर लेयर डिस्टेंस। क्या बोलते हो? इंटर लेयर डिस्टेंस। और ये तकरीबन गैप होता है 3.35 एंगस्ट्रम का। और ये एक लेयर अब दूसरी लेयर को क्या करेगी? ये देखो ना, बीच में गैप होने के बाद भी अट्रैक्ट कर रही है। तो ये गैप में ये नॉन पोलर क्रिस्टल है, ये एक दूसरे को, एक लेयर दूसरी लेयर को अट्रैक्ट कर रही है। और ये कौन सी फोर्सेस होती हैं इनमें? ये अक्सर लंदन फोर्सेस वगैरह होती हैं। तो इनको एक साथ आप क्या बोलते हो? वांडर वॉल्स फोर्सेस बोलते हैं। तो ये क्रिस्टल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ लेयर बाय लेयर जुड़ेंगे, एक लेयर दूसरी लेयर को वांडर वॉल फोर्सेस के जरिए अट्रैक्ट करती है। अब इसमें यहाँ पे ये जो गैप है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसके? हर कार्बन के, ये मूव करते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकली ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव नहीं कर सकते, करंट वाले या फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ना होने के बराबर, ऐसे समझ लो ये वर्टिकली क्रॉस ही नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और यही असल में कहलाती है ग्रेफाइट की क्या? कंडक्शन ऑफ क्या? हीट एंड क्या है? करंट, यानी हीट और करंट पास होते हैं। तो इन गैप्स में से हीट भी पास होती है और इन गैप्स में से करंट भी पास हो जाता है। तो इस तरीके से ये ग्रेफाइट जो है फिर इस वजह से ये क्या है? गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट और करंट का। यहाँ चाहे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो या फिर सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ तकरीबन डबल बॉन्ड की जो है वो ऑलमोस्ट 1.34 एंगस्ट्रम के बराबर होती है ग्रेफाइट में। और क्रिस्टल जो है इनका स्ट्रक्चर एक, यानी कि छोटे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? दैट इज हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल प्लेनर होता है। और यहाँ पर कार्बन टू कार्बन हर बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज की होती है? 120 डिग्रीज की होती है। तो इसका मतलब है ग्रेफाइट जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और उसके बाद ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, यानी इट इज, ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, इट इज हेक्सागोनल प्लेनर क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप कौन सी है? हेक्सागोनल प्लेनर। ठीक है ना, प्लेनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। उसके बाद नंबर 2, ईच बॉन्ड एंगल, हर एक जो है बॉन्ड एंगल जो है इज इक्वल, ये इक्वल होती है टू 120 डिग्रीज। कितने डिग्रीज पर होती है? 120 डिग्रीज पर होती है। उसके बाद नंबर 3 जो है, ऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना, इनकी बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो है इज 1.34 एंगस्ट्रम ये होती है। उसके बाद नंबर 4th कैरेक्टर, इट मेक्स, ये फिर बनाता है, क्या बनाता है? डिफरेंट हेक्सागोनल रिंग्स लेयर, डिफरेंट हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स की क्या बनाता है? क्रिस्टलाइन लेयर्स, लेयर्स बनाता है। दीज लेयर्स, फिर ये लेयर्स जब बन जाती हैं, दीज लेयर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को, लेयर्स जो हैं क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, कौन सी फोर्सेस से अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को? वो हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, यानी वॉन्डर वॉल
फोर्सेस के जरिए ये एक दूसरे को डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा वाला है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, यानी ये अच्छा कंडक्टर है ऑफ हीट एंड करंट, यानी इसमें से हीट भी पास होती है और करंट भी पास होती है बिटवीन लेयर्स स्पेस, या इस स्पेस को बोलते हो इंटर लेयर डिस्टेंस। इनके बीच में से क्या होता है? ये पास हो जाता है। क्या पास हो जाता है? करंट पास हो जाता है, क्योंकि गैप होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से। उसके बाद इट हैज लो डेंसिटी, वजन में ये थोड़ा बहुत हल्का होता है एज कंपेयर्ड, किसके मुकाबले में? एज कंपेयर्ड टू डायमंड। डायमंड के मुकाबले वजन में हल्का होता है, गैप बहुत होते हैं इसमें, इस वजह से। इट इज सॉफ्ट, यानी ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, किसकी वजह से सॉफ्ट होता है? ड्यू टू इंटर लेयर गैप और डिस्टेंस, यानी इसके क्रिस्टल्स के बीच में एक गैप होता है, डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हमें क्या फील होता है? सॉफ्ट फील होता है। तो ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन्हीं के बेसिस पर आप इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स को क्या कह सकते हैं कि ये आयोनिक से काफी हद तक मुख्तलिफ है। अब हम लेते हैं एक और टाइप क्रिस्टल्स की, और वो थर्ड टाइप है, और इनको आप क्या बोलते हो? मेटालिक क्रिस्टल्स। मेटालिक क्रिस्टल्स बोलते हो। अब इन क्रिस्टल्स की पहचान क्या है? यानी दीज क्रिस्टल्स, ये वाले जो क्रिस्टल्स हैं, आर मेड अप ऑफ, ये किससे बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्योर मेटालिक एलिमेंट्स। प्योर मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, उनसे ये बने होते हैं। व्हेन, जब सिंगल मेटल्स एटम, जब एक सिंगल मेटल के एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं? बॉन्डेड टुगेदर, आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्डेड टुगेदर, किसके थ्रू आपस में जुड़ते हैं? मेटालिक बॉन्ड, यानी इनमें कौन सा बॉन्ड बनने लगता है? मेटालिक बॉन्ड बनने लगता है, इस वजह से। अब थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड की बात हो जाए तो फिर इनको क्रिस्टल्स को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेटालिक बॉन्ड है क्या, और मेटालिक बॉन्ड का मतलब क्या होगा? असल में मेटालिक बॉन्ड मेटालिक एटमों में ही बनता है, और हर मेटल ये क्रिस्टल बनाता है। कोई भी प्योर मेटल होगा ना, तो ये क्रिस्टल लाजमन उसमें बनेंगे। इसके बगैर कोई प्योर मेटल बगैर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के नहीं हो सकता। अब मेटालिक बॉन्ड जो है, या मेटालिक बॉन्ड जो है, ये किस तरह बनता है? सबसे पहले जो मेटालिक एटम्स होते हैं, अब जैसे फर्ज करो हम लिथियम के एटम्स उठा लेते हैं, तो ये देखें, ये एक लिथियम का एटम
दूसरा लिथियम का एटम, फिर उसके बाद ये तीसरा लिथियम का एटम, फिर चौथा लिथियम का एटम, ऐसे बनाते जाओ तो ये कई मेटालिक एटम होंगे। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में चाहे पेयर्ड चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये सिर्फ कौन से आउटर मोस्ट शेल के क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हैं ये लूज कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, लूज कर दें, और ये इलेक्ट्रॉन सब आउटर मोस्ट शेल के निकलते हैं और ये एक रीजन में चले जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो एक रीजन बनता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, जो आउटरमोस्ट शेल में से निकल गए, इन इलेक्ट्रॉनों को जब ये जगह इकट्ठे होंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉनों का समंदर, या फिर कभी कभार इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गैस। ऐसे लगता है जैसे लाखों इलेक्ट्रॉन सितारों की तरह इकट्ठे हो गए। अब बाहर वाले ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब ये बन गए बाकी लिथियम के, क्या बन गए, केटाइन। अब इन केटाइंस को भले उनके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन हो, हम फिर यूं लिखते हैं प्लस प्लस प्लस, ये लिखते जाएंगे। ये देखो ये पॉजिटिव आइंस है, तो ये है, ये जो पॉजिटिव आइंस है, केटाइंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो ये होल्स यानी इन्हीं मेटल्स के कौन से आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, ये अब अट्रैक्ट करने लगते हैं किसको, अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को, जो इनसे पहले आउटरमोस्ट शेल में थे, रिमूव हो गए। अब इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं और ये फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस असल में क्या कहलाती हैं, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हो, मेटालिक बॉन्ड बोलते हो। तो ये मेटल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं, तब ये इनमें ये बॉन्ड बन जाते हैं। तो एक मेटालिक एटम का केटाइन दूसरे अपने ही जो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है उनको एक अलग रीजन में जब ये चले जाएं, इनको अट्रैक्ट करता है, तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं और यही अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कहलाती हैं, मेटालिक बॉन्ड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो इस तरह से मेटालिक एटम आपस में जुड़ते हैं, मेटल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इनकी पहचान, इनकी बुनियादी बातें कौन सी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पहला कैरेक्टर ये है कि दे आर गुड, क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड क्या, करंट, यानी चाहे हीट हो चाहे करंट। अभी मैंने आपको बताया ना, इनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और ये अलग अलग रीजन्स में होते हैं और फिर इनके केटाइन, एक कतार केटाइंस की बनती है, एक कतार इलेक्ट्रॉन्स की बनती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन सी में, इलेक्ट्रॉनों का समंदर जो है, इसमें जो ये मौजूद हैं, ये ही असल में मूव करते हैं। इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ये हीट या करंट क्या होता है, पास होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटालिक एटम्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो ये लूज कर देते हैं, केटाइन अलग होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हीट भी इनमें से पास होती है और करंट भी इनमें से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सी, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों का एक पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है, जो इनमें इलेक्ट्रॉनों के समंदर की वजह से कंडक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इनका ये है कि दे आर, दे आर क्या है,
मैलिएबल, मैलिएबल। अब मैलिएबल आप किसको बोलते हैं? यानी ड्राइंग इनटू, ड्राइंग इनटू वायर्स, जिस चीज में से आप तारें बनाते हैं। देखो मेटल्स, ये तारें जो है ना, करंट की तारें, ये मेटल से ही बनती हैं। तो ऐसी चीज जिसमें से तारें बनाई जाएं उसको क्या बोलते हो? मैलिएबल। तो ये मैलिएबल हैं क्योंकि इनमें से हम तारें बना सकते हैं। उसके बाद सॉरी, दे आर डक्टाइल, यानी डक्ट कहते हैं वायर को, नाली को, तो ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल माना जिस चीज में से वायर्स बनाई जाए, डक्टाइल। मेलिएबल और चीज है, वो मैं अभी क्लियर करता हूं। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर इनके अंदर कौन सा है? वो ये है कि दे आर, ये असल में क्या है? मैलिएबल। अब मैलिएबल क्यों कहते हो? आप मेटल पे हथौड़ी से उसको हिट करते रहो, चोट लगाते रहो, तो वो फैलता जाएगा और वो किस में चेंज हो जाएगा? शीट में। किस में चेंज होगा? शीट में चेंज हो जाएगा। या फिर उसके ऊपर रोलर घुमाओ, प्रेस करो तो वो टूटेगा नहीं, वो फैल के शीट बन जाएगा। तो इस कैरेक्टर को क्या बोलते हो? मैलिएबिलिटी। और मैलिएबल जिस चीज में से हम क्या बना सके? चादरें बना सके। कब? जब उसके ऊपर हैमरिंग, यानी हथौड़े से उसको क्या करें? हथौड़ा मार के उसके ऊपर प्रेशर लगा के या उसको प्रेस करके शीट्स बना सकें। तो इसको क्या बोलते हैं? मैलिएबल। मीन्स ड्राइंग इनटू, क्या? ड्राइंग इनटू शीट्स बाय, और कैसे बनाएं? बाय प्रेसिंग, बाय प्रेसिंग, और या फिर क्या? हैमरिंग। या तो हैमरिंग से या प्रेसिंग से इनमें से शीट बना सको, तो फिर ये मैलिएबल कहलाते हैं। और ये होते हैं, हर मेटल होता है। नंबर 3 क्या होगा? दे आर, दे आर टेंसाइल। टेंसाइल इसको बोलते हैं, किसी चीज को मोड़कर, मोल्ड करके मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जाए तो फिर इनमें अच्छी खासी लचक होती है और इस वजह से ये मोड़कर किसी भी शक्ल में ढाले जा सकते हैं। यानी ड्यू टू, ड्यू टू एलास्टिक नेचर, एलास्टिक नेचर की वजह से दे आर, दे आर मोल्डेड, दे आर मोल्डेड इनटू डिफरेंट, क्या? फॉर्म्स। इनको अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में और शेप्स में तब्दील किया जा सकता है। तो ये इनके अहम समझ लो क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं, यानी डक्टाइल भी हैं और उसके बाद ये मैलिएबल भी हैं, मोल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वायर्स में भी चेंज हो सकते हैं। ये आमतौर पर चादरों में, शीट्स में भी चेंज हो सकते हैं। तो ये इनका कैरेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? यानी दे possess, they possess higher, higher melting points and boiling points। इनमें जो मेटालिक बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, लिहाजा इनको हम बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है, और बॉयल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि दे possess लस्टर। लस्टर, लस्टर कहते हैं शाइन को, ठीक है, शाइन को बोलते हैं एट देयर सरफेस। इनका जो सरफेस होता है, सतह जो होती है, उस पर चमक पैदा होती है।
पर ये हर वक्त नहीं चमक पैदा होती। असल में आपको पता है मेटालिक बॉन्ड्स में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हो। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन गैस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गैस है, इसको यहां से रोशनी मिलती है। कहां से रोशनी मिलती है? सूरज से, सन लाइट इन पर पड़ती है और ये इलेक्ट्रॉन एकदम वो रोशनी फोटॉन्स की जज़ब करके सतह से बाहर आते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आते हैं और उसके बाद ये फिर वापस जब दोबारा कहाँ जाते हैं? अपने ही सतह पे वापस जाते हैं, तो उस वक्त ये वही रोशनी क्या करते हैं? इमिट करते हैं जो इन्होंने एब्जॉर्ब की थी इधर। तो ये चमक या लस्टर पैदा करती हैं। तो हमेशा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटालिक बॉन्ड में, वो रोशनी सतह वाले, वो रोशनी सूरज की जज़ब करते हैं, फौरन एक्साइटेड स्टेट में आके बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा सरफेस को ज्वाइन करते हैं और इसी वजह से क्या होता है? मेटालिक सरफेस पे चमक पैदा होती रहती है। तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जंप आउट कर जाते हैं, यही चमक का सबब बनते हैं। और नॉन मेटालिक में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है, तो इसलिए उनमें चमक का पैदा होना पॉसिबल नहीं। क्यों? उन पे रोशनी पड़ेगी तो अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये आमतौर पर फिर करंट को सॉरी ये चमक को नहीं पैदा करते हैं, क्योंकि वो आउटसाइड जाएंगे ही नहीं ना, सरफेस अनपेयर्ड है ही नहीं, इस वजह से। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इनके अहम कैरेक्टर पे और इनका नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर कौन सा वाला है? ये तो हमारे थे मेटालिक क्रिस्टल्स। कौन से क्रिस्टल्स थे? मेटालिक क्रिस्टल्स थे। अब हमारे पास लास्ट टाइप जो है क्रिस्टल्स की जो मौजूद है, उसको फोर्थ टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स कहते हो और इनको हम कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी कहा जाता है इनको, या फिर इनको दूसरा नाम दिया जाता है वांडर वॉल्स क्रिस्टल्स। अब ये क्रिस्टल्स जो हैं कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं? नाम से ही आपको पता चल गया कि इन क्रिस्टल्स के अंदर असल में मौजूद कौन होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये मॉलिक्यूल जब आपस में एक ही टाइप के, एक ही मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये होते हैं इनमें फिजिकल बॉन्ड्स, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। तो ये मॉलिक्यूल फिर जुड़ना शुरू होते हैं और किसी सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब जैसे आइस का बनना है पानी में से, जब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तब ऐसा होता है। उसके बाद आपको पता है आयोडीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आयोडीन के क्रिस्टल्स बनते हैं। उसके बाद फास्फोरस के मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फास्फोरस के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो मतलब कई क्रिस्टल्स फिजिकल बॉन्डिंग के जरिए स्नो बन सकती, कार्बन डाइऑक्साइड से, शुगर के क्रिस्टल आपने देखे होंगे। ये सब कौन से क्रिस्टल हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं। तो हम यहाँ इनको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन, यानी जब मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। थ्रू किसके जरिए अट्रैक्ट करेंगे? थ्रू फिजिकल बॉन्ड्स, यानी इनके आपस में फिजिकल बॉन्ड्स बनेंगे। कौन कौन से? जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए इनके आपस में। उसके बाद इनमें डाई पोल फोर्सेस बन गई,
ये बन सकती हैं। उसके बाद इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन गई। तो ये इन फोर्सेस के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ ये जुड़ेंगे और ये बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये फोर्सेस हो सकती हैं, बॉन्डिंग हो सकती है, और इसी बिना पर ये मॉलिक्यूल्स यानी कि जो है फॉर्म या फिर ईच अदर थ्रू फिजिकल बॉन्ड्स टू फॉर्म क्रिस्टल्स। फिर ये एक दूसरे के क्या बनाएंगे, क्रिस्टल्स बना सकते हैं। अब इन क्रिस्टल्स की कैरेक्टर्स, इन क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। यानी कौन से हैं, मिसाल के तौर पे आइस। आइस का पता है आपको, ये असल में क्या है, सॉलिड H2O यानी वाटर है। उसके बाद नेक्स्ट है स्नो। स्नो जो है ये असल में क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिस्टल हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं। उसके बाद शुगर है, यानी सुक्रोज जो है वो आमतौर पर C12H22O11 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद जो है सॉलिड आयोडीन जो है, आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं। तो ये आमतौर पर I2 के क्रिस्टल्स जो हैं, ये इनकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसकी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की। तो ये बनते हैं। अब इन क्रिस्टल्स में होता क्या है, इन क्रिस्टल्स में आमतौर पर फिजिकल बॉन्ड होते हैं जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। यानी दीज क्रिस्टल्स, ये जो इनके क्रिस्टल्स हैं, डू नॉट पजेस, ये नहीं रखते हैं क्या, टू मच, टू मच स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। यानी इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती नहीं है, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इस वजह से फिर ये कहता है देयर फोर, फिर इसलिए दे पजेस, ये फिर रखते हैं क्या, लोवेस्ट, क्या रखते हैं, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी इनके मेल्टिंग और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये बहुत लो होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे दे पजेस, दे पजेस लोवेस्ट क्या, डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी यानी वजन में बहुत हल्के होते हैं। और उसके बाद दे आर मोस्टली, ज्यादातर जो हैं आर वाटर सोल्यूबल, ये आसानी से पानी में हल हो जाते हैं। और आखिरी बात के दे आर नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स ऑफ क्या, हीट एंड करंट, ठीक है। ना तो इनमें से हीट पास होती है और ना ही इनमें से करंट पास होता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसके बाद है यूनिट सेल, उसके बाद क्रिस्टल लैटिस, फिर लैटिस एनर्जी, और उसके बाद क्रिस्टल के सिस्टम्स। तो ये मैंने आपको एक लेक्चर पहले से भेजा हुआ है, आपने देखा होगा अच्छे तरीके से। तो इसमें आपका सॉलिड्स का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी हमारा सिर्फ एक 3D में स्ट्रक्चर बनता है कि जो क्लोज पैकिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, और उसके बाद सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर आपका अलग से होगा। अब इसमें आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको और कोई टॉपिक या इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो ज़रूर इत्तला कीजिएगा, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा।
तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक आप मुझे इजाजत देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।